नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेटनस। पहले हमने पढ़े हैं मेनिंजियल डिजीज के इन्फेक्शंस। अब टेटनस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी इन्फेक्शन है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। टेटनस जो है वो भी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये किस तरह इफेक्ट करते हैं हम देखते हैं। टेटनस जो है अगर बच्चों में हो जाए, न्यू बोर्न में हो जाए, तो सब कहते हैं टेटनस न्यूनेटल। और टेटनस न्यूनेटल जो है वो ऐसे न्यूबॉर्न बच्चों में होता है जिनमें अनहाइजीनिक कंडीशन में वो पैदा होते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे एक वुंड होता है, उसके थ्रू जो है ना वो इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए पीड्स में 3 स्टार टॉपिक है, मेडिसिन में 2 स्टार है। सो आप यहाँ से कर लें या पीड से कर लें, एक जगह से आप ये टॉपिक कर सकते हैं। सो हम पढ़ते हैं इसको टेटनस को। ये होता है बाय बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये सॉइल में होता है। सॉइल में किस तरह से आता है, डिफरेंट एनिमल के फीसिस वगैरह सॉइल में जाते हैं, उसके बाद इसके स्पोर्स जो हैं वो सॉइल में होते हैं। स्पोर्स जो हैं वो जाते हैं ओपन वुंड में। ओपन वुंड मतलब कोई भी ऐसा ब्लीडिंग है जो बॉडी के अंदर, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो स्पोर्स जो है वहाँ पे जाके जर्मिनेट करते हैं और वहाँ से ये ग्रो करते हैं और बेसिलाई में कन्वर्ट होते हैं। स्पोर्स जो है वो सॉइल से वुंड में गया, वुंड से ब्लड में गया। सो ये जो है बेसिलाई ये मेनली वहाँ जाके एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। एक्सोटॉक्सिन जो होता है पेरिफेरल जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं उनको इफेक्ट करता है। और स्पाइनल कॉर्ड के जो अंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं, हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड को हम इस तरह से करें, जैसे पोस्टीरियर हॉर्न्स होते हैं और एंटीरियर हॉर्न्स होते हैं। हमें पता है कि एंटीरियर हॉर्न जो होते हैं वहाँ से जो निकलती हैं नर्व्स, वो मेनली मोटर न्यूरॉन्स होती हैं जो कि जाके मसल्स को सप्लाई करती हैं। सो ये एंटीरियर हॉर्न को इफेक्ट करता है। एंटीरियर हॉर्न को इफेक्ट करने की वजह से ये मसल्स के सिम्टम्स सारी बॉडी में आते हैं। हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है मसल से बनी होती है। सो मेनली जो वुंड वाले पेशेंट कौन से आते हैं, जो फार्मर्स होते हैं जिनको कट लग जाता है हफ्ते से 2 हफ्ते से, और उन्हें पता ही नहीं होता कट लगा होता है, और वहाँ से जो है वो टेटनस जो डेवलप कर सकता है। सो आपकी जो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आएगा वो फार्मर्स, गार्डनर्स होंगे या आई ड्रग अब्यूजर्स होगा। इसके अलावा जो मैंने कहा कि पीरियड्स में जो है मेनली आफ्टर बर्थ अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस अगर हों बच्चे की डिलीवरी के दौरान, तो उसकी वजह से भी उनको डेवलप कर जाता होता है। न्यू बॉर्न में मोर्टेलिटी तकरीबन 100% होती है और आपके पीरियड्स में ये पेशेंट आए होते हैं। और अडल्ट की बात करें तो 40% केसेस इनकी 40% मोर्टेलिटी होती है। ओके, जब इन्होंने इफेक्ट कर दिया मोटर न्यूरॉन्स को, उसके बाद कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, वो आएंगे रिजिडिटी के साथ। और इसके अलावा जो मेन पहला सिम्टम आता है पेशेंट में वो आता है ट्रिस्मस। ट्रिस्मस में क्या होता है कि मैसेटर मसल्स जो होती है उसकी स्पैज़म हो जाता है और पेशेंट बिल्कुल कुछ भी नहीं चबा नहीं पा रहा था, मैस्टिकेशन भी होती है तो कुछ भी नहीं खा पा रहा था, फौरन से वो आपके पास हॉस्पिटल आएगा। इसमें और कोई सिम्टम नहीं होते। ऐसे पेशेंट को लोकजा होते हैं। सो लोकजा सिर्फ टेटनस में नहीं होता, लोकजा की और कंडीशन में भी हो सकता है, जैसे पेशेंट को हिस्टीरिया है या अगर ड्रग की ओवरडोज होगी है फिनाथाइजीन की, उसकी वजह से भी लोकजा हो सकता है। तो आपने उसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने का एक जो पॉइंट है वो ये है कि पेशेंट आपके पास आएगा, उसे पेनलेस जो है ना वो ट्रिस्मस होगा, पेनलेस लोकजा होगा। जबकि अगर डेंटल एब्सिस हो या किसी और जैसे लोकजा हो, उसमें क्या होता है कि उसमें वो पेनफुल होता है। सेकंड जो होती है वो है राइसस सार्डोनिकस। राइसस सार्डोनिकस में क्या होता है कि एक जो फ्रंटालिस मसल्स है वो भी उसकी रिजिडिटी हो जाती है, उसकी स्पैज़म हो जाता है, साथ साथ जितने भी एंगल ऑफ जॉ पे मसल्स होती हैं उनकी भी जो है वो स्पैज़म हो जाता है। जब ये सारा कंबाइंड स्पैज़म हो जाएगा तो पेशेंट का मुंह बिल्कुल भी नहीं ओपन हो पाएगा। तो इस कंडीशन को हम राइसस सार्डोनिकस कहते हैं। इसके अलावा टॉनिक रिजिडिटी हो जाएगी पूरी बॉडी में। इसके अलावा ओपिस्थोटोनस होगा। ओपिस्थोटोनस जो है वो सीवियर कंडीशन में होता है जिसमें पूरी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेनली एब्डोमिनल मसल जो होंगे ना वो यहाँ पे वो रिजिड होंगे। जब आप हाथ लगाएंगे तो सॉफ्ट नहीं होगा एब्डोमेन, रिजिड एब्डोमेन होगा। और जो उसकी पीछे वाली बैक है वो आर्च्ड होगी, बिल्कुल ऐसे टेढ़ा होगा पेशेंट। तो इसमें कहते हैं ओपिस्थोटोनस। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट आते हैं तो ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। पेशेंट को फौरन से जो है हमने डायज़ेपाम लगा के उसके मसल्स को रिलैक्स करना होता है। इसके अलावा बार बार पेशेंट को जो है वो वायलेंट स्पैज़म हो रहा होता है बॉडी में। बार बार वायलेंट स्पैज़म की वजह से उसको एग्जॉशन हो सकती है, उसको एस्फिक्सिया हो सकता है जो कि कॉज ऑफ डेथ हो सकती है। और एस्पिरेशन निमोनिया जो उसकी मेन कॉज ऑफ डेथ है वो हो सकता है। अगर इस पेशेंट में पूरा का पूरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाए, इसमें क्या होगा, इसमें दिल जो है कार्डियक इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसमें कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है पेशेंट को, जो कि एक और कॉज ऑफ डेथ है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। इसकी इन्वेस्टिगेशन मेनली क्लिनिकल फीचर्स ही इसके आपने देखा क्लिनिकल फीचर्स बहुत ही विजिबल और बहुत ही
यूनिक से हैं तो आपको फ़ौरन से डायग्नोस हो जाता है, इसलिए हमने इसका कोई टेस्ट नहीं करवाना। अगर हम इसका टेस्ट करवाते हैं, कोई कल्चर करवाते हैं, तो कल्चर इसका करना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो हम क्लिनिकली इसको डायग्नोस करते हैं, लेकिन बाकी जो बेसलाइन्स हैं वो आपने करनी होती हैं। अब इसके हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पेशेंट आएगा तो हमने पहले क्या करना है कि क्योंकि टेटनस ने क्या किया है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ने टॉक्सिन निकाला है, टॉक्सिन निकाल के वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। जब तक वो टॉक्सिन रहेगा तब तक वो बार बार जो है वो सिम्टम लेके आएगा, बार बार जो है उसकी सिम्टम ज़्यादा होंगे। सो हमें क्या करना है कि हमने पेशेंट को आते ही पहले हमने आईवी ह्यूमन टेटनस एंटी टॉक्सिन दे देना है, 3000 इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग हमने इसको दे देना है। फर्दर हमें करना है कि हमने टॉक्सिन की प्रोडक्शन को कम करना है। ये अगर वूंड एक्सपोज करें तो यहाँ पे अगर स्पोर्स पड़ी हैं, बेसिलर ग्रो कर रही हैं, तो जब तक वो पड़े रहेंगे तब तक वो टॉक्सिन रिलीज करते रहेंगे। सो उसको भी हमने कम करना है जहाँ पे उन्होंने घर बनाया हुआ अपना। सो हम सबसे पहले उस जो वूंड है उसको हम डिब्राइड करेंगे ताकि वो साफ हो जाए। साथ साथ हमने एक एंटीबायोटिक देनी है जो कि इंजेक्शन बेंजाइल पेनिसिलिन हमने देनी है 4 टाइम्स अ डे 600 mg IV। फिर हमने क्या करना है, स्पाज्म को कंट्रोल करना है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम चले गए हैं। स्पाज्म कैसे कंट्रोल करनी है? जैसे पेशेंट आया है आपने उसको अलग रूम देना है और उसकी नर्सिंग केयर लाजमी करनी है और डार्क रूम देना है। कोई भी स्टिमुलाई नहीं होना चाहिए क्योंकि इन पेशेंट को मूवमेंट की वजह से करवाते हैं, कोई अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए और नॉइस नहीं होनी चाहिए। अगर नॉइस हो, कोई आवाज़ आएगी तो फौरन से इनको बॉडी में स्पाज्म स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने डायज़ेपाम देना है। अगर पेशेंट को बहुत वर्स्ट किस्म का स्पैज़म है कि उसको जो है रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो रहा है क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, उस कंडीशन में आपने ऐसे पेशेंट को वेंटिलेट करने की जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज एस्फीजिया से जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। जनरल वेयर्स क्या होते हैं कि पेशेंट को हमने हाइड्रेशन देनी है और न्यूट्रिशन देते रहना है। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन जो कि वूंड अगर बड़ा है तो उसको इनिबिट या उसको रोकने के लिए आपने एंटीबायोटिक्स और फर्दर केयर जो है उस पेशेंट को देनी है। तो अडल्ट को आप इजीली कर सकते हैं। लोकल सिम्टम भी आ सकते हैं पेशेंट में कि लोकली उसके पाउंड के जहाँ पे चोट है वहाँ पे मसल स्पैज़म हो जाए और जनरलाइज्ड पूरी बॉडी भी इन्वॉल्व में हो सकती है। सो इस तरह आपने इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं टेटनस की प्रिवेंशन, जो कि आपका यूक्यू क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो न्यू बोर्न होती हैं उनको बचपन में ही इंजेक्शन लगती हैं, 4 to 5 डोजेस लगती हैं इम्यूनाइजेशन के लिए। सो उनको पहले ही इम्यूनाइजेशन बाई ई स्केड्यूल जो है हमें करना चाहिए। और जो ये वैक्सीनेशन होती है ये होती है DPT की फॉर्म में। इसमें डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस की जो है वो इकट्ठी डोजेज होती हैं। मेनली जिसकी डोजेज होती हैं वो 5 होती हैं, उसके बाद बूस्टर डोज लगती है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। सो ये जो है हमने इम्यूनाइजेशन करवा दी बचपन में ही। लेकिन अगर किसी को कोई कॉन्टामिनेटेड बाउंड के साथ पेशेंट आता है हमारे पास, उसको भी कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा आपको टेटनस का, लेकिन उसके जो वुंड को है वो आपने डिब्राइड करना है, उसको वुंड को वॉश करना है, उसके बाद आपने उसको इंजेक्शन पेनिसिलिन दे देनी है उसी टाइम, उसके बाद आपने उसको ओरल पे शिफ्ट कर देना है। अगर पेनिसिलिन से एलर्जी का तो आप एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। अगर ऐसा पेशेंट आया है जिसका वुंड है और साथ साथ आपको रिस्क लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर आ गया है, आपने इसको जो पेशेंट जिसका रिस्क प्रेजेंट है आपने उसको ह्यूमन टेटनस एंटीटॉक्सिन जो है वो इंजेक्ट कर देना है बाय IM 250 इंटरनेशनल यूनिट। साथ साथ आपने वैक्सीनेशन ऑन द स्पॉट देनी है, अब उसके बाद आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 6 मंथ्स। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से जो है टेटनस लग चुकी है तो आपने उसको सिर्फ और सिर्फ एक शॉट देना है, बूस्टर डोज देनी है।